हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिनोवा एकेडमी। एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 को हम पढ़ रहे थे और सेक्शन 15 तक हम कंप्लीट कर चुके थे, जो कि स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है मास्टर सीमैन और क्रू एयरक्राफ्ट और एम्प्लॉयज़ जो इंडिया के बाहर एम्प्लॉयड हैं उनके बारे में। सेक्शन 16 बात करता है रिटर्न्स एज टू कंपनसेशन। ये रिटर्न्स बेसिकली ITR की तरह ही है, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जाते हैं ना, जिसमें किसी भी इनकम टैक्स पेयर की इनकम और उसने कितना टैक्स दिया है उन सभी के बारे में गवर्नमेंट को बताया जाता है। तो यहाँ पर भी ठीक उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन रिलीज़ करेगी जिसमें वो कहेगी कि हर एम्प्लॉयर को, यानी जितने भी एम्प्लॉयज़ के लिए वो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा, वो स्पेसिफाइड क्लास भी हो सकती है, वो सभी एम्प्लॉयर्स एक रिटर्न फाइल करेंगे, रिटर्न सबमिट करेंगे। उस रिटर्न में एम्प्लॉयर्स बताएंगे कि कितनी इंजरीज ऐसी हुई हैं उनके वर्क प्लेस पर पिछले साल में जिसके लिए उन्होंने कंपनसेशन पे किया है। ठीक है, यानी बीते साल में जितनी इंजरीज के लिए उन्होंने कंपनसेशन पे किया है वो बताओ, कितना कंपनसेशन पे किया है वो बताओ, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन और अदर पर्टिकुलर्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। अब ये स्पेसिफाइड टाइम, स्पेसिफाइड फॉर्म और स्पेसिफाइड अथॉरिटी को दिया जाना है। नाउ कॉन्ट्रैक्टिंग आउट के बारे में बात करता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट, देखो सेक्शन 17 जो है वो सीधी सीधी ये बात करता है कि एक वर्कर है, ठीक है, और एक है एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर ने वर्कर के साथ एक ऐसा अग्रीमेंट कर लिया जिसकी वजह से वर्कर अपना राइट टू क्लेम कंपनसेशन खो देता है। ठीक है, यानी वर्कर उस अग्रीमेंट को साइन करने के बाद जो उसका कंपनसेशन क्लेम करने का अधिकार था उसे खो देता है, ड्रॉप कर देता है। ठीक है, तो ये सेक्शन कहता है कि ऐसा कोई भी अग्रीमेंट अगर होता है तो वो नल और वॉइड होगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ऐसा माना जाएगा। ठीक है, वो बिल्कुल भी लीगल नहीं है, उसे एनफोर्स नहीं किया जा सकता। अब सेक्शन 17 इसीलिए ऐड किया गया था क्योंकि जब ये एक्ट पास हुई थी तो मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स जो थे वो एजुकेटेड नहीं होते थे। ठीक है, तो एम्प्लॉयर्स जो होते थे वो जानबूझकर ऐसा अग्रीमेंट उनसे साइन करवा लेते थे जिसकी वजह से जो वर्कर्स थे वो अपना अधिकार ही खो देते थे कंपनसेशन क्लेम करने का, जिसकी वजह से जब भी कोई नई इंजरी होती थी या डिसेबलमेंट या डेथ होती थी एक्सीडेंट के ज़रिए तो वो अपना पैसा ही नहीं ले पाते थे, कंपनसेशन ले ही नहीं सकते थे क्योंकि वो अपना अधिकार खो चुके हैं। तो सेक्शन 17 इसीलिए ऐड किया गया था ताकि ऐसी किसी भी धोखाधड़ी को रोका जा सके। सेक्शन 17A ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉय टू इन्फॉर्म एम्प्लॉयज़ ऑफ हिज राइट्स। जैसे ही आप किसी भी एम्प्लॉय को या वर्कर को एम्प्लॉय करोगे तो एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट उस एम्प्लॉय को उसके राइट्स बताओगे कि भैया अगर मेरी वर्क प्लेस पर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है या डिसेबलमेंट हो जाता है या डेथ हो जाती है तो इतना इतना कंपनसेशन मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली वो उसके राइट्स हैं, तो उसके बारे में एम्प्लॉय को बताना होगा, एम्प्लॉयर बताएगा। अब वो राइटिंग में बता सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी बता सकता है, ईमेल, SMS, किसी के भी ज़रिए। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एम्प्लॉयर देगा या तो इंग्लिश में या हिंदी में या फिर उस ऑफिशियल लैंग्वेज में जो उस रीजन में बोली जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर महाराष्ट्र में कोई फैक्ट्री है जहाँ पर ऐसा एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को बता रहा है तो मराठी इंपॉर्टेंट है वहाँ पर, क्योंकि कॉमन लैंग्वेज है जो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। 18A पेनल्टीज़ की बात करता है, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़। तो अगर कोई भी इंसान फेल्स टू मेंटेन अ नोटिस बुक, जो कि हमने नोटिस बुक पढ़ी थी, स्टेट गवर्नमेंट बताएगी एक नोटिस बुक मेंटेन करनी होती है। ठीक है, या फिर कमिश्नर को स्टेटमेंट नहीं भेजता सेक्शन 10A में, रिपोर्ट नहीं भेजता 10B में, रिटर्न फाइल नहीं करता सेक्शन 16 में जो अभी हमने पढ़ा था स्टेट गवर्नमेंट वाला। ठीक है, या फिर एम्प्लॉयज़ को उसके राइट्स के बारे में नहीं बताता, तो मेनली ये एम्प्लॉयर के बारे में ही बात की जा रही है। ठीक है, अगर कोई भी एम्प्लॉयर ये सभी नहीं करता या फेल हो जाता है ये सब करने में तो उसे पनिश किया जा सकता है और उस पर मॉनेटरी फाइन लगाया जा सकता है जो कि 50,000 से 1,00,000 रुपए तक का हो सकता है। ओके, ना यहाँ पर कंडीशंस भी है प्रोसिक्यूशन की। कोई भी ऐसा केस कमिश्नर की प्रीवियस सैंक्शन के बाद ही फाइल किया जा सकता है। ओके, और कोर्ट्स इस केस में, देखो कमिश्नर, जिस दिन कमिश्नर को पता चला कि ऐसा कोई ऑफेंस हुआ है किसी भी फैक्ट्री या वर्क प्लेस में, उस दिन से 6 महीने के अंदर अंदर ही कोई कोर्ट जो हियरिंग स्टार्ट होती है किसी केस की वो कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 महीने की लिमिट है, किस दिन से, जिस दिन कमिश्नर को पता चला था कि ऐसा कोई ऑफेंस हुआ है।
चैप्टर 3 कमिश्नर्स के बारे में बात करता है। हमने पूरी एक्ट में कमिश्नर्स के बारे में पढ़ा है, लेकिन कमिश्नर्स को अपॉइंट कौन करता है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, और कमिश्नर्स के बारे में चैप्टर 3 बात करता है। रेफरेंस टू कमिश्नर, सबसे पहले तो किसी भी डिस्प्यूट को अगर सेटल करना है तो कमिश्नर के पास लेके जाओ, लेकिन यहाँ पर एक कैच है, ठीक है, एक कंडीशन है कि किस कंडीशन में आपको कमिश्नर के पास जाना है। अगर जो पार्टीज हैं वो खुद से किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय हैं, वो आपस में ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उसे एम्प्लॉय को कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए या कितने ड्यूरेशन का मिलना चाहिए, या कोई भी ऐसा सवाल है वो लोग आपस में तय नहीं कर पा रहे, डिसाइड नहीं कर पा रहे, तभी वो जो एप्लीकेशन है वो कमिश्नर के पास जाएगी, ठीक है। अब वेदर अ पर्सन इज़ लायबल टू पे कंपनसेशन, क्या एम्प्लॉयर कंपनसेशन देने के लिए लायबल है, अगर लायबल है तो कितना अमाउंट और कितनी ड्यूरेशन का अमाउंट, ठीक है। पार्टीज खुद से डिसाइड नहीं कर पा रही तो कमिश्नर के पास पहुंच गई। यहाँ पर सिविल कोर्ट्स के पास कोई पावर नहीं है। सिविल कोर्ट्स यहाँ पर किसी भी ऐसे केस को जिसमें ये दोनों मैटर्स शामिल हैं ना तो सुन सकती हैं ना ही डिसाइड कर सकती हैं। ये पूरी पावर सोलली सिर्फ कमिश्नर के पास है। अपील करने का अधिकार ज़रूर है, लेकिन इनिशियली सिविल कोर्ट्स इसे नहीं सुन सकती। सेक्शन 20 कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट्स कमिश्नर्स को अपॉइंट करती हैं, और ये कमिश्नर्स होते हैं कमिश्नर फॉर वर्कमेंस कंपनसेशन थ्रू अ नोटिफिकेशन के जरिए इन्हें अपॉइंट किया जाता है। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशंस क्या हैं? कोई भी ऐसा इंसान जो या तो है या फिर था स्टेट जुडिशल सर्विसेज का मेंबर कम से कम 5 सालों के लिए, ठीक है, या फिर एडवोकेट प्लीडर हो 5 सालों के लिए, या फिर ऐसा कोई गेजेटेड ऑफिसर जिसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस हो पर्सनल मैनेजमेंट, एचआरडी और इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशंस में कम से कम 5 सालों के लिए। तो यहाँ पर टाइम लिमिट तो मेनली है 5 ईयर्स की, ठीक है। सिर्फ स्टेट जुडिशियल सर्विस एडवोकेट होना चाहिए, या फिर गेजेटेड ऑफिसर हो जिसके पास एक्सपीरियंस हो पर्सनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशंस का, और स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए ही इस कमिश्नर की ज्यूरिसडिक्शन भी डिसाइड करेगी। अब यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया है किसी भी एक एरिया के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट उनके काम को रेगुलेट करेगी स्पेशल ऑर्डर्स के ज़रिए या फिर जनरल ऑर्डर्स के ज़रिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही जगह को या फिर एक ही सेम एरिया को 3 या 4 कमिश्नर देख रहे हो या 2 भी कमिश्नर देख रहे हो, है ना। एक एरिया को एक ही कमिश्नर देखता है, तो ये सब डिसाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर्स के ज़रिए कि किस कमिश्नर को कितना काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नाउ असिस्टेंट फ्रॉम एक्सपर्ट्स, अगेन जैसा कि हमने असेसर्स के बारे में पहले के कई एक्ट्स में पढ़ा है, कमिश्नर भी हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो अगर किसी स्पेशल मैटर को डिसाइड करना है तो यहाँ पर कमिश्नर एक या एक से ज़्यादा लोगों को अपॉइंट कर सकता है जिनके पास स्पेशल नॉलेज हो उस रेलिवेंट फील्ड के या सब्जेक्ट के बारे में कमिश्नर को असिस्ट करने के लिए। और कमिश्नर एक पब्लिक सर्वेंट होता है इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 21 के हिसाब से। ओके, नाउ वेन्यू फॉर प्रोसीडिंग्स एंड ट्रांसफर्स, वेयर टू फाइल मैटर। अब जो भी मैटर है वो आप कहाँ पर फाइल करोगे, बेसिकली ये सेक्शन ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात करता है कमिश्नर के, ठीक है। तो आप किस एरिया के कमिश्नर के पास जाकर फाइल करोगे अपना मैटर, वो या उस एरिया के कमिश्नर के पास जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। मान लो ये है एरिया, अब ये है कमिश्नर, इसी एरिया में एक्सीडेंट हो गया तो आप इसी कमिश्नर के पास तो जाओगे ना, ये दूसरे एरिया के कमिश्नर के पास तो नहीं जाओगे नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है। या फिर एम्प्लॉय जहाँ पर ऑर्डिनरीली रहता है वहाँ उस एरिया के कमिश्नर के पास जा सकते हो, या फिर जहाँ पर एम्प्लॉयर का रजिस्टर्ड ऑफिस है उस एरिया के कमिश्नर के पास भी जा सकते हो, ठीक है, इस मैटर को लेकर। नो मैटर कैन बी प्रोसेस्ड बिफोर अ कमिश्नर अदर दैन द वन इन हुज द एरिया द एक्सीडेंट टुक प्लेस अनलेस द कमिश्नर गिव्स अ नोटिस इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अब देखो यहाँ पर कमिश्नर ए और कमिश्नर बी है, ठीक है। ये क्लॉज कहता है कि कोई भी मैटर आप कमिश्नर बी के पास भी लेके जा सकते हो। एक्सीडेंट हुआ है कमिश्नर ए के रीजन में, लेकिन आप कमिश्नर बी के पास भी जा सकते हो, लेकिन सिर्फ तब जब कमिश्नर बी कमिश्नर ए को एक नोटिस भेजेगा, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनली एक्सीडेंट तो कमिश्नर ए के रीजन में ही हुआ है ना। तो यहाँ पर कमिश्नर बी एक नोटिस भेजेगा कमिश्नर ए को कि तुम्हारे रीजन में जो एक्सीडेंट हुआ है उसके केस की सुनवाई मैं कर रहा हूँ, और यहीं एक और नोटिस भेजेगा ये स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल करनी होंगी उसके। नाउ अगर जो एम्प्लॉय है वो या तो मास्टर ऑफ शिप है, सी मैन,
कैप्टन और क्रू मेंबर ऑफ एन एयरक्राफ्ट, एम्प्लॉय इन अ मोटर व्हीकल और एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी जिसका एक्सीडेंट इंडिया के बाहर हुआ है, तो फिर मैटर कहाँ पर फाइल किया जा सकता है? उस कमिश्नर के पास जहाँ पर जिसके रीजन में ओनर या तो अपना रहता है या फिर उसका बिजनेस कैरी ऑन करता है, ठीक है। या फिर अगर किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट इंडिया के बाहर हुआ है तो ये मैंडेटरी है कि उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो तो इंडिया में होगा, तो जिस जगह पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उस जगह के कमिश्नर के पास ये मैटर जा सकता है। नाउ ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं केसेस को। अगर कोई कमिश्नर है जिसके पास अदर देन द वन टू हुम द मनी हैज़ बीन डिपॉजिटेड विथ प्रोसीड्स विद द मैटर, जैसा कि हमने देखा था कमिश्नर बी मैटर को प्रोसीड कर रहा है, ठीक है। एक्सीडेंट हुआ था कमिश्नर ए के रीजन में, लेकिन कमिश्नर बी अब केस को फॉरवर्ड कर रहा है, केस को लेकर जा रहा है। अब एम्प्लॉयर ने जो मनी डिपॉजिट की थी वो कमिश्नर ए के पास कर दी थी, ठीक है। ये कमिश्नर ए के पास उसने सारा पैसा अपना डिपॉजिट कर दिया था। तो सबसे पहले तो कमिश्नर ए ये सारा जो डिपॉजिटेड मनी है ना वो कमिश्नर बी को भेजेगा कमिश्नर बी की रिक्वेस्ट पर, ठीक है। कमिश्नर बी बोलेगा कि भैया उस केस की सुनवाई तो मैं कर रहा हूँ, मैं उस मैटर को हैंडल कर रहा हूँ अभी, तो जितना भी पैसा एम्प्लॉयर ने तुम्हारे पास डिपॉजिट किया था वो तुम मुझे भेज दो। और यहाँ पर कमिश्नर ए को इसकी बात माननी ही होगी। कमिश्नर मस्ट कंप्लाई विथ सच अ रिक्वेस्ट। ट्रांसफ़र ऑफ मैटर्स बिटवीन कमिश्नर्स, अगर कमिश्नर सेटिस्फाई है कि कोई भी मैटर है, अब जैसे देखो हमने कमिश्नर ए देखा था, यहाँ पर दोबारा कर लेते हैं, कमिश्नर ए और कमिश्नर बी। कमिश्नर ए जो है इसके रीजन में एक्सीडेंट हुआ था और ये केस की सुनवाई भी कर रहा था, लेकिन इसे ये लग रहा है कि इस मैटर को मुझसे ज़्यादा अच्छे से कमिश्नर बी सुन सकता है। अब भले ही कमिश्नर बी दूसरे स्टेट में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर कमिश्नर ए ऑर्डर करेगा कि इस मैटर को ट्रांसफ़र कर दो कमिश्नर बी के पास। अब या तो रिपोर्ट बनाने के लिए भी कर सकता है या फिर मैटर के कंप्लीट डिस्पोजल के लिए भी कर सकता है, ठीक है। या तो कमिश्नर ये बोलेगा कि भैया तुम केस की सुनवाई तो मैंने कर ली है बट ऐसी ऐसी सिचुएशन है और तुम मुझे रिपोर्ट बना के यहाँ पे दो, या फिर बोलेगा कि यार मैं सुनवाई कर नहीं पा रहा हूँ, अभी थोड़ा बिजी हूँ, तो तुम पूरा मैटर ही डिस्पोज करने की कोशिश करो, ठीक है, मैटर को सुनो। अब अगर ऐसा कोई कमिश्नर करता है तो सबसे पहले तो जितने भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं कमिश्नर ए सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स कमिश्नर बी को भेजेगा, ठीक है। और जितना भी पैसा इसने या तो लमसम अमाउंट्स में उसके पास हो, कमिश्नर जो एम्प्लॉयर है वो कमिश्नर को पैसा दे चुका था तो वो पैसा भेजो, या फिर अगर कमिश्नर ए ने उस कंपनसेशन अमाउंट को डिपॉजिट कर दिया है, इन्वेस्ट कर दिया है, इन्वेस्ट कब करना था, या तो माइनर के केस में पर्सन विथ लीगल डिसेबिलिटी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, या फिर वुमन के केस में, ठीक है, ये एग्जांपल है। तो इसने ये इन्वेस्ट कर दिया था ये अमाउंट, तो प्रेस्क्राइब्ड मैनर में ये दोनों चीज़ें सारे डॉक्यूमेंट्स और सारा पैसा कमिश्नर बी के पास भेजना होगा। अब यहाँ पर कमिश्नर कैन नॉट ऑर्डर ट्रांसफर रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ लमसम अमंग डिपेंडेंट्स विदाउट गिविंग द पार्टी हु हैज़ अपीयर्ड बिफोर हिम एज एन अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हर्ड। अब देखो कमिश्नर ए के रीजन में एक्सीडेंट हुआ, एम्प्लॉयर ने सारा पैसा कमिश्नर ए के पास डिपॉजिट कर दिया, जो एम्प्लॉय था जिसकी डेथ हुई थी उसके जितने भी डिपेंडेंट्स थे वो सभी कमिश्नर ए के पास गए थे कि भैया हमारा जो घर का ब्रेड अर्नर था उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई है, तो जितना भी कंपनसेशन है वो आप हमको दिलवाओ, ठीक है। लेकिन कमिश्नर ए अब उसकी सुनवाई कर रहा था बट अब उसने वो केस कमिश्नर बी के पास ट्रांसफ़र कर दिया है। ट्रांसफ़र करने से पहले कमिश्नर ए इन सभी डिपेंडेंट्स को एक मौका देगा अपना पक्ष रखने के लिए, अगर वो ट्रांसफ़र करने का सोच रहा है तो, ठीक है। उसके बाद ही ट्रांसफ़र कर पाएगा, उसके पहले नहीं, अनलेस उन सभी डिपेंडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी दी हो उस कमिश्नर ने कि भैया आप मैं ऐसा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ आपके केस को, तो आप अपना पक्ष मेरे सामने रख सकते हो अभी। नाउ जो कमिश्नर ये सभी डॉक्यूमेंट्स और मनी को रिसीव कर रहा है यानी कमिश्नर बी, वो उसकी क्या ड्यूटीज़ होंगी? सबसे पहले तो वो अपनी इंक्वायरी करेगा रूल्स के हिसाब से, ठीक है। इफ़ ट्रांसफ़र फॉर ए रिपोर्ट, अब हमने दो कंडीशंस पढ़ी थी, या तो रिपोर्ट के लिए कर सकता है या फिर डिस्पोजल के लिए कर सकता है। रिपोर्ट और डिस्पोजल। अगर रिपोर्ट के लिए किया है तो उसे अपनी रिपोर्ट रिटर्न करनी होगी ओरिजिनल कमिश्नर के पास, कमिश्नर ए के पास, ठीक है। अगर डिस्पोजल के लिए किया है तो वो अपनी प्रोसीडिंग्स को ऐसे कंटिन्यू करेगा जैसे ओरिजिनली ये मैटर इसके ही पास आया था, कमिश्नर बी के पास ही आया था ओरिजिनली, इस तरीके से उसे उस मैटर को प्रोसीड करेगा। नाउ सबसेक्शन 4 डिसीजन बेस्ड ऑन रिपोर्ट। अब
जैसे ही कमिश्नर ए को, ओरिजिनल कमिश्नर को, कमिश्नर बी की रिपोर्ट मिल जाती है तो ओरिजिनल कमिश्नर जो होगा, कमिश्नर ए, वो अपने मैटर को उस तरीके से डिसाइड करेगा जैसा कि उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि रिपोर्ट को देखते हुए ही अपना फैसला सुनाएगा। और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी ट्रांसफ़र कर सकती है केसेस को एक कमिश्नर से दूसरे कमिश्नर के पास, जिसे उसी स्टेट गवर्नर ने अपॉइंट किया था। नाउ सेक्शन 22 फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन की बात करता है। क्लेम बिफोर कमिश्नर। इफ एन एक्सीडेंट गिव्स राइज टू अ लाइबिलिटी टू पे कंपनसेशन, अ क्लेम फॉर कंपनसेशन मे बी मेड टू द कमिश्नर। ठीक है, कोई भी अगर ऐसा एक्सीडेंट होता है जिसके ज़रिए एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी बनती है कंपनसेशन देने की, तो ऐसा कंपनसेशन का क्लेम कमिश्नर के पास किया जा सकता है। नाउ हमने ये पहले भी देखा था, पिछले सेक्शन में भी देखा था, एप्लीकेशन कब दी जाएगी, जब पार्टीज खुद अग्रीमेंट सेटल नहीं कर सकती तब ही कमिश्नर के पास वो मैटर जाएगा। ठीक है, पार्टीज आपस में डिसाइड ही नहीं कर पा रही है कितना पैसा मिलेगा, कितने समय के लिए मिलेगा, तो वो कमिश्नर के पास चलेगा। नाउ अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ का केस है तो उसका डिपेंडेंट डायरेक्टली कमिश्नर के पास जा सकता है। ठीक है, एम्प्लॉय खुद डायरेक्टली नहीं जा सकता। एप्लीकेशन के कंटेंट क्या होंगे? सबसे पहले तो एक कंसाइज स्टेटमेंट होगा जिसमें ये बताएगा कि भैया ये जो तुम एप्लीकेशन कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो। ठीक है, सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय की बन नहीं रही हो कंपनसेशन के ऊपर, या फिर अगर डेथ हो गई है तो डिपेंडेंट्स उसकी एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो। ठीक है, और कितना रिलीफ चाहिए, और ये सभी एक एप्लीकेशन के साथ कमिश्नर को देना होगा। नाउ इन केस ऑफ अ क्लेम अगेंस्ट एन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के अगेंस्ट अगर कोई क्लेम है तो फिर एम्प्लॉय को ये बताना होगा कि तुमने एम्प्लॉयर को नोटिस कितनी तारीख को दिया था। हमने पहले ही पढ़ा था कि एम्प्लॉय जो होगा एक्सीडेंट का नोटिस एम्प्लॉयर को देना होगा, चाहे वो उसके घर पर दे, रजिस्टर्ड पोस्ट से दे, या फिर नोटिस बुक में एंट्री करके दे। ठीक है, नाउ तो इस नोटिस के बारे में बताना होगा कि कितनी तारीख को तुमने उसको नोटिस दिया है। अगर नोटिस नहीं दिया है तो क्यों नहीं दिया है ये भी उस एप्लीकेशन में बताना होगा, रीज़न फॉर सच ओमिशन। नेम और एड्रेस दोनों पार्टीज़ के, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ दोनों के। और जहाँ अगर ये एप्लीकेशन डिपेंडेंट्स ने नहीं की है, एम्प्लॉय ने की है, तो एक स्टेटमेंट इसका भी देना होगा कि किन मैटर्स पर तुम्हारा अग्रीमेंट सेटल हो चुका है और किन मैटर्स पर अग्रीमेंट सेटल नहीं हुआ है। ओके, तो ये सभी चीज़ें एप्लीकेशन के साथ बतानी होंगी। अब अगर कोई एम्प्लॉय या एप्लीकेंट इलिटरेट है तो, क्योंकि जिस समय ये एक्ट बनी थी एजुकेशन उतनी कॉमन नहीं थी, तो मोस्ट ऑफ द वर्कर्स इलिटरेट ही थे। अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पर कमिश्नर डायरेक्ट करेगा, कमिश्नर के डायरेक्शन में ही ये एप्लीकेशन तैयार की जाएगी किसी भी एप्लीकेंट की। सेक्शन 22A पावर ऑफ कमिश्नर टू रिक्वायर फर्दर डिपॉजिट इन केस ऑफ फैटल एक्सीडेंट्स। अब एक एम्प्लॉयर है, उसने कंपनसेशन का अमाउंट कमिश्नर को दे तो दिया, डिपॉजिट करवा दिया किसी भी डिसीज एम्प्लॉय का। ठीक है, लेकिन कमिश्नर को लगता है कि यार इनसफिशिएंट अमाउंट है, एम्प्लॉयर ने दिए हैं 1 लाख, लेकिन एम्प्लॉय की डेथ हो चुकी है, डिसीज्ड एम्प्लॉय है, तो कमिश्नर को लगता है कि यार 1 लाख रुपए तो बहुत कम है, उसकी फैमिली ऐसे कैसे सर्वाइव करेगी, कम से कम 2 लाख रुपए तो दो। तो यहाँ पर कमिश्नर एक रिटर्न नोटिस देगा और रीजंस पूछेगा एम्प्लॉयर से कि तुम्हें क्यों ज़्यादा डिपॉजिट नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो उससे रीज़न पूछ रहा है कि तुमने ज़्यादा डिपॉजिट क्यों नहीं दोगे तुम। अवार्ड फॉर डेफिशिएंसी, अगर एम्प्लॉयर सफिशिएंट कॉज नहीं बता पाता है, एम्प्लॉयर कह रहा है कि मेरा मन नहीं है, मुझ पर इतना पैसा नहीं है, तो कमिश्नर को लग रहा है ये तो कोई रीज़नेबल मतलब वैलिड रीज़न ही नहीं हुआ ना ये तो यहाँ पर कमिश्नर एक अवार्ड इशू करेगा, अवार्ड यानी कि एक डिसीजन इशू करेगा, और उसमें बताएगा कि टोटल अमाउंट तुम इतना दोगे, और क्योंकि तुम 1 लाख रुपए दे चुके हो और मेरे हिसाब से तुम्हें 2 लाख रुपए देने चाहिए, तो जो 1 लाख रुपए बाकी है ना वो भी तुम डिपॉजिट करवाओ, डेफिशिएंट अमाउंट जो भी है वो डिपॉजिट करवाओ। सेक्शन 23 पावर्स एंड प्रोसीजर ऑफ कमिश्नर्स, ये ठीक उसी तरह है जो इंस्पेक्टर्स की पावर्स हमने देखी थी, ठीक उसी तरह है। टेकिंग एविडेंस ऑन ओथ, एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ विटनेस, कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, नाउ सेक्शन 24 अपीयरेंस ऑफ पार्टीज। अब कोई भी एप्लीकेशन होगी उसे या तो एम्प्लॉय खुद दे सकता है, ठीक है, या फिर एप्लीकेंट जो भी होगा, जो एप्लीकेंट खुद भी दे सकता है, या फिर उस पर्सन की तरफ से कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर यानी एडवोकेट लॉयर दे सकता है, इंश्योरेंस कंपनी दे सकती है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इंश्योरेंस कंपनी इसका एक पार्टी हो गई है। एम्प्लॉयर ने एक पॉलिसी ली थी अपने एम्प्लॉयज़ के कंपनसेशन के लिए इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी भी कोई एप्लीकेशन फाइल कर सकती है किसी पर्सन की तरफ से।
अगर वो एम्प्लॉय किसी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का मेंबर था तो उस ट्रेड यूनियन का कोई ऑफिशियल फाइल कर सकता है ऐसी एप्लीकेशन कमिश्नर के पास, या फिर अगर फैक्ट्रीज एक्ट या माइंस एक्ट में कोई इंस्पेक्टर अपॉइंट किया गया है तो इंस्पेक्टर फाइल कर सकता है, या फिर कोई भी अदर ऑफिसर जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने इस काम के लिए ही अपॉइंट किया हुआ है वो भी यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कमिश्नर के पास। अब ये सभी सिर्फ तब फाइल कर सकते हैं जब जिस इंसान को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी कि एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय ने इन्हें राइटिंग में एक ऑथराइजेशन दिया है, परमिशन दी है कि तुम मेरी तरफ से एप्लीकेशन फाइल करो कमिश्नर के पास, मुझे रिप्रेजेंट कर सकते हो। नाउ अल्टरनेटिवली कमिश्नर की परमिशन के बाद भी कोई और पर्सन, अदर पर्सन सो ऑथराइज्ड बाय द कमिश्नर, वो भी यहाँ पर एक्ट कर सकता है किसी पार्टी के बिहाफ पर। नाउ मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस। कमिश्नर मस्ट मेक अ ब्रीफ मेमोरेंडम, मेमोरेंडम यानी कि एक शॉर्ट रिटन स्टेटमेंट टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कमिश्नर एक ब्रीफ मेमोरेंडम बनाएगा ऑफ द सब्सटेंस ऑफ एविडेंस गिवन बाय एवरी विटनेस एज द एग्जामिनेशन प्रोसीड, यानी जैसे भी वो एग्जामिनेशन चलेगा या फिर जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उनमें जितने भी एविडेंसेस हैं उनका एक मेमोरेंडम बनाएगा, एक शॉर्ट स्टेटमेंट बनाएगा कमिश्नर। अब ये स्टेटमेंट जो होगा, मेमोरेंडम होगा, वो कमिश्नर खुद लिखेगा और खुद ही साइन भी करेगा अपने ही हाथों से और उसे ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएगा। अब अगर कमिश्नर खुद उसे नहीं लिख सकता है तो सबसे पहले तो कमिश्नर को रिकॉर्ड करना होगा कि वो क्यों नहीं लिख सकता खुद, ठीक है। नेक्स्ट, अगर किसी और से लिखवा रहा है तो एटलीस्ट जो डिक्टेट करेगा वो कमिश्नर ही करेगा, और जब वो पूरा लिख जाएगा उसके बाद साइन कमिश्नर खुद ही करेगा और ये भी रिकॉर्ड का ऑफिशियल हिस्सा बनाया जा सकता है। नाउ अगर कोई भी ऐसा एविडेंस है जो मेडिकल विटनेस ने दिया है तो उस एविडेंस को वर्ड फॉर वर्ड ही रिकॉर्ड किया जाएगा एज फार एज पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट 25A में टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल ऑफ केसेस है। कमिश्नर के पास कोई भी मैटर आता है तो उसमें एक टाइम लिमिट तो होनी चाहिए कि कमिश्नर इतने समय में इसको डिसाइड करेगा, ऐसा तो नहीं कि 5 साल 6 साल लगा दी कमिश्नर ने डिसाइड करने में। तो यहाँ पर ये सेक्शन कहता है कि कमिश्नर के पास 3 महीने का समय है इस किसी भी मैटर को सुलझाने के लिए, ठीक है, कंपनसेशन डिसाइड करने के लिए, और इसी 3 महीने में अपना डिसीजन एम्प्लॉय को भी बताना होगा कमिश्नर को ही, ठीक है। अब इस पूरे प्रोसीडिंग में जितना भी खर्चा आएगा, चाहे कोई भी खर्चा हो, कोर्ट फीस हो, विटनेस के एक्सपेंसेस हों, वो सभी डिसाइड करेगा कमिश्नर, और कमिश्नर ही ये डिसाइड करेगा कि कौन देगा इस खर्चे को, एम्प्लॉयर देगा, एम्प्लॉय देगा या कोई थर्ड पार्टी देगी, ये सब डिसाइड करेगा कमिश्नर, ठीक है। दिस इज सब्जेक्ट टू एनी रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। पावर टू सबमिट केसेस। कमिश्नर में इफ ही थिंक्स फिट सबमिट एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ टू हाई कोर्ट फॉर इट्स डिसीजन। मतलब अगर कमिश्नर को कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ में तो वो मैटर को सबमिट कर सकता है हाई कोर्ट के पास, और जो भी हाई कोर्ट का फैसला होगा कमिश्नर उसी फैसले को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला सुनाएगा। सेक्शन 28 रजिस्ट्रेशन ऑफ अग्रीमेंट की बारे में बात करता है। अब कोई भी लमसम अमाउंट का कोई ऐसा कंपनसेशन है जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पे किया है एक अग्रीमेंट के ज़रिए, ठीक है, यानी कि एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में एक अग्रीमेंट हो गया कि भैया हाँ ठीक है, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूंगा, तुम्हारा जो परमानेंट डिसेबलमेंट हो गया है उसके लिए मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा, ठीक है, और अग्रीमेंट उन लोगों ने कर लिया। या फिर कोई भी ऐसा कंपनसेशन है जो किसी वुमन या फिर पर्सन अंडर लीगल डिसेबिलिटी को दिया जाना है, एग्जांपल माइनर को दिया जाना है, तो यहाँ पर एक मेमोरेंडम बनेगा उस अग्रीमेंट का, ठीक है। ये जो अग्रीमेंट हुआ है एम्प्लॉयर या फिर डिपेंडेंट और एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉयर या वर्कर के बीच में, या फिर एम्प्लॉयर और डिपेंडेंट्स के बीच में जो भी अग्रीमेंट हुआ है कंपनसेशन पेमेंट का, उसका एक मेमोरेंडम बनाया जाएगा, एक शॉर्ट रिटर्न स्टेटमेंट बनाया जाएगा, और ये मेमोरेंडम सबमिट किया जाएगा कमिश्नर के पास, कमिश्नर को भेजा जाएगा। अब कमिश्नर जब सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ ये मेमोरेंडम बिल्कुल सही है, इसमें जो कंपनसेशन अमाउंट दिया जा रहा है वो सफिशिएंट है, ठीक है, और इसमें किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड नहीं है या कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे ये गलत लगे या फिर वॉइड हो सके, ठीक है, तो यहाँ पर कमिश्नर इस मेमोरेंडम को अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लेगा प्रिस्क्राइब मैनर में, ठीक है। अब कमिश्नर ये रिकॉर्ड कब करेगा, इसकी एक टाइम लिमिट है 7 दिन की। सबसे पहले तो कमिश्नर एक नोटिस भेजेगा दोनों पार्टीज़ को, ठीक है, पार्टीज कंसर्न को एक नोटिस भेजेगा
इस नोटिस भेजने के 7 दिनों के बाद ही इस मेमोरेंडम को कमिश्नर रिकॉर्ड करेगा अपने रजिस्टर में, ठीक है। तो यहाँ पर ये 7 दिनों की लिमिट याद रखना। 7 दिन कब से? जब कमिश्नर ने नोटिस के ज़रिए दोनों पार्टी से कम्युनिकेट किया है, उस दिन से 7 दिनों के बाद इस मेमोरेंडम को कमिश्नर अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड करेगा। अब यहाँ पर कमिश्नर रेक्टिफाई भी कर सकता है। रेक्टिफाई यानी कि किसी भी अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे सुधारा भी जा सकता है रजिस्टर में एनी टाइम, कभी भी कमिश्नर कर सकता है ये। अब अगर कमिश्नर को लगता है कि ये जो अग्रीमेंट हुआ है, जो रजिस्टर्ड है, वो या तो इनएडिक्वेट अमाउंट है, यानी जो कंपनसेशन का अमाउंट है वो कम है, या फिर अग्रीमेंट फ्रॉड के ज़रिए हुआ है, अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी बहला फुसला कर हुआ है, या फिर अदर इम्प्रॉपर मीन्स से हुआ है, तो फिर कमिश्नर मना कर देगा कि मैं ऐसा कोई भी मेमोरेंडम अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड नहीं करूँगा, ठीक है। नाउ एनफोर्सिबिलिटी। अब देखो, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में अग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन क्या ये एग्रीमेंट एनफोर्सिबल है? तो ये सब सेक्शन कहता है कि ये जो भी अग्रीमेंट है कंपनसेशन पेमेंट करने का, ये एनफोर्सिबल है अंडर दिस एक्ट। ऐसा नहीं कि अग्रीमेंट बना लिया और हवा में उड़ रहे हैं बस, ऐसा नहीं, वो एनफोर्सिबल भी है। अगर आप कंपनसेशन पे नहीं करोगे तो उसको एनफोर्स किया जा सकता है बाय लॉ। सेक्शन 29 इफेक्ट ऑफ फेलियर टू रजिस्टर अग्रीमेंट। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट जो बना हुआ है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, वो कमिश्नर को नहीं भेजा गया है, ठीक है। एम्प्लॉयर ने मेमोरेंडम तो बना लिया लेकिन कमिश्नर को नहीं भेजा, तो सबसे पहले तो यहाँ पर एम्प्लॉयर तब भी लायबल होगा पूरा कंपनसेशन का अमाउंट पे करने के लिए, ठीक है। जिम्मेदार तब भी होगा, उसे पूरा कंपनसेशन का अमाउंट पे करना होगा, लेकिन इसकी सज़ा भी उसे भुगतनी होगी। एक केस है, ये एम्प्लॉयर है, इसने वर्कर को हाफ मंथली पेमेंट्स के रूप में ऐसे अमाउंट दे रहा था, ठीक है, और अब तक वो उसे 50,000 रुपये दे चुका था वर्कर को, ठीक है। लेकिन अब इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट हो गया कि लमसम में कन्वर्ट कर लेते हैं इस अमाउंट को, तो लमसम का टोटल अमाउंट बनता है 2 लाख रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि एम्प्लॉयर ने मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट कमिश्नर को नहीं भेजा है, तो यहाँ एम्प्लॉयर को एक पनिशमेंट टाइप की मिलती है। वो पनिशमेंट ऐसी होती है कि टेक्निकली क्या होता है, एम्प्लॉयर ने ये जो 50,000 रुपये पहले दे चुका है, अब इनका लमसम अमाउंट बनता है 2 लाख रुपये। तो टेक्निकली नॉर्मल कंडीशंस में एम्प्लॉयर ये 50,000 रुपये इस 2 लाख रुपये में से माइनस कर लेगा, ठीक है। तो इसको 1.5 लाख रुपये देने होंगे, लेकिन क्योंकि इसने ये जो मेमोरेंडम है वो कमिश्नर को नहीं भेजा, तो अब यहाँ पर ये सिर्फ इस 50,000 रुपये का 50% ही डिडक्ट कर सकता है, यानी कि 25,000 ही डिडक्ट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। डिस्पाइट एनीथिंग इन प्रोविजन टू सेक्शन 4 क्लॉज 1 द एम्प्लॉयर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू डिडक्ट मोर देन हाफ ऑफ एनी अमाउंट ऑलरेडी पेड टू द एम्प्लॉय, यानी ऑलरेडी 50,000 रुपये दे चुका था और हाफ से ज़्यादा डिडक्ट नहीं कर सकता, यानी 25,000 से ज़्यादा डिडक्ट नहीं कर सकता। तो टेक्निकली अब ये इसे 1,75,000 रुपये देगा, ठीक है, जो कि 1.5 लाख रुपये देने थे, अब 1,75,000 देगा ये से। नाउ सेक्शन 30 अपील्स की बात करता है। ऑर्डर, यहाँ पर कमिश्नर के जो भी ऑर्डर होंगे उसके जरिए उसके अगेंस्ट अपील भी की जा सकती है, और वो अपील जाएगी हाई कोर्ट। ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है कि कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 में अपील कहाँ की जा सकती है, तो हाई कोर्ट में की जा सकती है। नाउ किन ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील की जा सकती है? सबसे पहले तो एन ऑर्डर अवॉर्डिंग अ लमसम अमाउंट ऑर्डर किया है उसके अगेंस्ट की जा सकती है, या फिर डिसअलाउ किया है लमसम, क्लेम फॉर लमसम, तो की जा सकती है। अगर इंटरेस्ट या पेनल्टी लगाई है किसी भी कंपनसेशन अमाउंट पर, हमने देखा था या तो 12% या फिर शेड्यूल बैंक्स जो अपने लोन्स पर अमाउंट करती हैं, जितना भी अमाउंट हो मैक्सिमम अमाउंट उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उतना अमाउंट भी कर सकते हैं शेड्यूल बैंक्स का अमाउंट, ठीक है। लोन्स पर जितना भी इंटरेस्ट चार्ज करती हैं शेड्यूल बैंक्स, उतना इंटरेस्ट यहाँ पर लग सकता है, या फिर पेनल्टी भी हमने देखी थी। या सेकंड, एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू अलाउ रिडेम्पशन ऑफ हाफ मंथली पेमेंट्स। कोई एम्प्लॉय कह रहा है कि मेरे हाफ मंथली पेमेंट्स को लमसम में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, तो यहाँ पर कमिश्नर ने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं इसको रिडीम नहीं करूँगा, इसके अगेंस्ट भी आप हाई कोर्ट जा सकते हो। एन ऑर्डर प्रोवाइडिंग फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन अमंग डिपेंडेंट्स ऑफ अ डिसीज्ड एम्प्लॉय डिसअलाउइंग एनी क्लेम, यानी कमिश्नर ने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है
वो गलत किया है किसी डिसीज एम्प्लॉय के, तो कोई भी डिपेंडेंट जा सकता है हाई कोर्ट, या फिर कोई ऐसा डिपेंडेंट था जो कह रहा है कि इस पर्सन जिसकी डेथ हुई है मैं उसका डिपेंडेंट हूँ, लेकिन तुम मुझे कंपनसेशन ही नहीं दे रहे हो, है ना, तो वो भी जा सकता है हाई कोर्ट। नेक्स्ट, अलाउइंग और डिसअलाउइंग एनी क्लेम फॉर इंडेमनिटी, हमने इंडेमनिटी की भी प्रिंसिपल पढ़ी थी इस एक्ट में, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट भी जा सकते हो। या फिर एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर अ मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट, जो भी मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट कमिश्नर रिकॉर्ड करने से मना कर रहा है उसके अगेंस्ट भी जा सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन है, नो अपील शैल लाई अनलेस सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व। सब्सटेंशियल क्वेश्चन यानी कि कोई भी ऐसा लॉ का पॉइंट हो, बेसिकली कोई भी ऐसा सवाल हो जो डायरेक्टली किसी दोनों पार्टीज को अफेक्ट कर रहा हो, ठीक है, और मेजर तरीके से कर रहा हो, कोई डिबेटेबल क्वेश्चन हो, ठीक है, तो ही आप हाई कोर्ट के पास अपील कर सकते हो। या फिर जो क्लॉज बी है, ये रिफ्यूजिंग टू अलाउ रिडेम्पशन ऑफ हाफ मंथली पेमेंट्स, उसमें जो अमाउंट है वो 10,000 रुपये से ज़्यादा है, ठीक है, या फिर सच अदर अमाउंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। आप सिर्फ 10,000 रुपये ही याद रखो, 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो ही हाई कोर्ट के पास आप जा सकते हो। यहाँ पर प्रोवाइडेड फर्दर नो अपील शैल लाई इफ़, अब अपील कब नहीं कर सकते, अगर दोनों पार्टीज ने अग्री कर लिया है कि हम तो भैया कमिश्नर का ही डिसीजन मान रहे हैं, जो भी कमिश्नर ने बोल दिया है हम तो वही मान रहे हैं बस, या फिर दोनों पार्टीज ऑलरेडी अग्रीमेंट कर चुकी थी, कमिश्नर के ऑर्डर के जरिए तो सिर्फ इसको अफेक्ट दिया गया है, यानी ऑफिशियल बनाया गया है इस अग्रीमेंट को, दोनों पार्टीज के अग्रीमेंट को, तो यहाँ पर आप हाई कोर्ट के पास अपील नहीं कर सकते। एम्प्लॉयर कब अपील नहीं कर सकता, जब तक मेमोरेंडम ऑफ अपील के साथ कमिश्नर का एक सर्टिफिकेट हो जिसमें कमिश्नर बताएगा कि इस एप्लीकेंट ने यानी एम्प्लॉयर ने जो भी कंपनसेशन का अमाउंट पेबल है वो ऑलरेडी मेरे पास डिपॉजिट कर दिया है, सिर्फ तभी एम्प्लॉयर हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, उसके बिना नहीं कर सकता, यानी यहाँ पर कमिश्नर का सर्टिफिकेट ज़रूरी है। और यहाँ पर एक लिमिटेशन पीरियड भी है, ठीक है, ये अपील जो है हाई कोर्ट में अपील आप कर सकते हो, ये सिर्फ 60 दिनों के अंदर अंदर कर सकते हो। अब एक्ट में यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं है कि ये 60 डेज़ कब से काउंट होंगे, बट ये 60 डेज़ काउंट होंगे जब भी कमिश्नर का ऑर्डर आ चुका है उस डेट से, ठीक है, तो उस डेट से 60 डेज़ के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में। एप्लीकेबिलिटी ऑफ लिमिटेशन एक्ट, ओके, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इस एक्ट में 4 शेड्यूल हैं, ठीक है। शेड्यूल 1 बात करता है उन इंजरीज़ के बारे में जिनकी वजह से परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट होता है या हो सकता है, ठीक है। शेड्यूल 2 बात करता है डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, हमने ऑलरेडी देखा था डेफिनेशन जब पढ़ रहे थे तब भी। शेड्यूल 3 लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज़ की बात करता है, और शेड्यूल 4 बात करता है उन फैक्टर्स के बारे में जो लमसम अमाउंट को कैलकुलेट करने में मदद करते हैं, ठीक है, जो भी कंपनसेशन अमाउंट को कैलकुलेट करना होता है, रेलिवेंट फैक्टर्स जो होते हैं हमने देखा था, ठीक है, रेलिवेंट फैक्टर्स। अब ये रेलिवेंट फैक्टर्स एज के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं, जितनी कम एज होगी रेलिवेंट फैक्टर उतना ज़्यादा होगा, जितनी एज ज़्यादा होगी रेलिवेंट फैक्टर उतना ही कम होगा, ओके। सो ये थी आज की क्लास, और एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद हम पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट शुरू करेंगे, ठीक है। तो APFC का शॉर्ट नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो आप जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए अगर अब तक नहीं की है तो। और इस एक्ट की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और इसमें ये जो सारे शेड्यूल्स और उसके अलावा सेक्शन 31 से जो रूल मेकिंग पावर है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल एक बार ज़रूर देख लेना। इन शेड्यूल्स में शेड्यूल 4 आप ज़रूर देख लीजिएगा, शेड्यूल 3 एक बार ऑक्यूपेशनल डिजीज़ को देख लेना, बस इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे उतने, बट ये आ सकता है कि शेड्यूल 1 में क्या है, शेड्यूल 2 में क्या है, शेड्यूल 3 में क्या है और 4 में क्या है, ठीक है, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। बट एक्ट जो बेयर एक्ट है मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको ज़रूर एक बार पढ़ना, ठीक है, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।